जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, यानी कि ऑब्जेक्टिव का खजाना आ गया आपके पास। आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे बच्चों कि सर सब्जेक्टिव का तो हो गया प्रिपरेशन, अब हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। हम एक ही बात बोले थे, वेट कीजिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगा और ऐसा खजाना मिलेगा आज ऑब्जेक्टिव के क्लास में कि जेक बोर्ड का हर एक क्वेश्चन आपके इसके बीच, इसके थ्योरी, इसकी बातें, इसके बेसिक्स से आने वाली है और आपको ट्रिक भी एक से बढ़कर एक मिलेगा बच्चों। सिर्फ आप बने रहिए। हम लोग आज देखेंगे जहाँ तक कवर हो सके मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट्स का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएशन का और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से जितना ऑब्जेक्टिव हो सके आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। और याद रखें, आप क्लास को लगातार कंटिन्यू देखें। अगर हल्का सा भी मिस कीजिएगा ना, ये क्वेश्चन देख लेते ना, यही तो क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन आज के क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए, आपके मैथ्स पेपर के लिए। और एक चीज़ और, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की उम्मीद बहुत कम है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक चीज़ों को। हाँ सर, और 2 चैप्टर आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव का, वहाँ पे आपको रिलेशन फंक्शन का और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिल जाएगा। और हम बहुत बेसिक से समझाए हैं और ट्रिक भी बताए हैं उसमें। ज़रूर बच्चों, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होता रहेगा, आप वीडियो को शेयर करते रहें, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने हर एक फ्रेंड तक पहुंचना चाहिए कि आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव का खजाना पढ़े हैं, हरपन सर ने कहा है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप मेरे हर एक बात को अगर सुन लेते हैं तो ये चीज़ आप दावा ठोक लीजिए कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव जाने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव होगा आपके बीच हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके रहेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आएगा जैसे कंटिन्यूटी से भी रिलेटेड है, और हम लोग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट जितना भी होगा ये हम लोग एकदम क्लियर रखना है कि ऑब्जेक्टिव का खजाना आपके लिए एकदम ज़बरदस्त आने वाला है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मैट्रिसेस से। चलिए हम लोग मैट्रिसेस से आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और खजाना को लूटते जाते हैं, जहाँ तक होगा वहाँ तक। हम लोगों के बीच हर एक टाइप का क्वेश्चन, आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखें और हर एक बात को ध्यान से समझें, हम लोगों का क्लियर होगा। तो हम लोगों का आज के क्लास में सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, खजाना का पिटारा आपके बीच खुलना स्टार्ट हो गया बच्चों। देखना स्टार्ट करें। चलिए आइए हम लोग आते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ फलना इज इक्वल टू चिलना। याद रखिएगा, जहां ट्रिक लगेगा वहां ट्रिक लगाएंगे, जहां बेसिक की बातें हैं वहां बेसिक की बातें करेंगे। ठीक है, आइए क्या बोला गया है कि ए बी और सी एंड डी का वैल्यू फाइंड करना है। यदि हमारे पास ये हमें गिवन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे भाई? सबसे बड़ा बात तो यही है, हम लोग फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? आइए हम लोग देखेंगे कि फाइंड कैसे करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है जरा बताइए? 2 मैट्रिक्स हमारा इक्वल है। क्या दिख रहा है? 2 मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। कौन कौन? ए प्लस बी, सी, ए माइनस बी। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। 2c प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा? 3, 2, 1, 6। अब ध्यान से सुने, ये 2 मैट्रिक्स हमारा इक्वल है। तो सबसे पहला कंडीशन, 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होगा। पहला पॉइंट, 2 मैट्रिक्स हमारा इक्वल तभी होगा जब सबसे पहले दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होगा। सेकेंड पॉइंट, ऑर्डर हमारा सेम है, कितने का है? 2/2, 2/2 का। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं, 2 मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए ऑर्डर के साथ साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मीनिंग संगत अवयव। कैसे सर? तो देखिए यहां पर क्या, ए प्लस बी का जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो कौन है? 3। ये इक्वल होना चाहिए। उसके बाद सी
हमारा सी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 2, ये इक्वल होना चाहिए। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है इसीलिए इक्वल हम कर रहे हैं। उसके बाद ए माइनस बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 1, ये इक्वल होना चाहिए। उसके बाद 2c प्लस डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 6, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बात आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हमने इक्वल कर दिया। अब यहां से आप ए बी सी डी निकालिए अपना कैलकुलेशन का तिगड़म लगा के। तो देखिए यहां पर ध्यान से, यहां ए प्लस बी मालूम है, यहां पर ए माइनस बी मालूम है। तो चलिए ए प्लस बी मालूम और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को यहां लिखते हैं कितना 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो ए कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4। तो बताइए यहां से बच्चों a इज इक्वल टू 4 आएगा। चलिए a इज इक्वल टू 4। आप ऑप्शन को ना देखें, यहां पर देखें, जो ऑप्शन रहेगा उसको आप लोग खुद टिक लगाइएगा। अगर ऑप्शन मैच नहीं करेगा यानी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, हड़बड़ी में बनाया गया है इसको, क्योंकि हमें बताया गया कि सर थोड़ा सा ऑप्शन 19-20 हो चुका है। तो खैर ऑप्शन को छोड़िए, आप यहाँ कैलकुलेशन को देखिएगा। ऑप्शन सारा चीज सबका गलत नहीं है। सी का वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुका है। आइए अब ए का वैल्यू यहाँ पर आ गया हमारा। अब आइए यहाँ पर देखिए, तो इक्वेशन में हमारा क्या निकला था, क्या आया था इक्वेशन में बताइए, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ए का वैल्यू निकल चुका है, बी का चाहिए, बी को इस साइड रहने दीजिए 3 माइनस ए। अब बताइए b इज इक्वल टू 3 माइनस ए का वैल्यू 4, तो बताइए b इज इक्वल टू कितना हो गया -1। कितना हो गया -1। चलिए अगला चलते हैं। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू मालूम हो गया। अब c का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा बताइए 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 2 प्लस d इज इक्वल टू 6। तो बताइए d का वैल्यू चाहिए तो 6, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 उस साइड चला गया -4 आएगा। तो d इज इक्वल टू कितना 2। कोई दिक्कत है? अब बताइए a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू हमारा मिल चुका है। a का वैल्यू, ओ बाबा यहां देखिए थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा ओ हल्का सा के लिए सब चौपट हो गया। देखिए यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां से हमने 2 को कैंसिल, 2 2 आर्स 4। यहां पे हमारा a का वैल्यू कितना जाएगा, ओहो हो, थोड़ा सा a का वैल्यू कितना 2, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1। थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए आइए अब ऑप्शन को मैच करते हैं। क्या आ गया, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, उसके बाद d का वैल्यू भी 2। तो कितना आया 2 1 2 2, कहां पर है 2 1 2 2। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेशन में वहां पे कैंसिल करने में प्रॉब्लम हो गया था। क्या बताइए यहां पे कोई दिक्कत है बच्चों? एकदम। इसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो पहला कंडीशन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर फर्स्ट सेम होना चाहिए। सेकेंड केस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव एक समान होना चाहिए। तो बताइए बच्चों, उसका कंडीशन को लेकर के हम क्लियर कर दिए। याद रखें आज का क्लास को एकदम मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है? जितना भी क्वेश्चन आपके पास यहां पर अवेलेबल होगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारे पास बोला गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण आव्यूह, मतलब विकर्ण आव्यूह।
अब आइए हम डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं और ध्यान से देखते हैं, एकदम बेसिक से बताएंगे, हर एक चीज को याद रखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। आई और जे का वैल्यू अगर हम टोटल नंबर ऑफ रो, सॉरी आई और जे लिख दिए, एलिमेंट का लिख दिए, टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इज इक्वल टू n। एकदम इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है जो भी बता रहे हैं, खाली ध्यान से सुनिए। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह के लिए सबसे पहला कंडीशन है, क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आइए ढूंढिए, 3/3 3/3 3/3 3/3 टोटली सर स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका सेकेंड केस देखिए, बोलता है कि इसका डायगोनल एलिमेंट विकर्ण का अवयव एकदम बेसिक बता रहे हैं। एक क्वेश्चन के पीछे कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, हम सारी चीजों को बता रहे हैं। हम पहले बोल चुके हैं जितनी भी बातें बेसिक है हम बेसिक डिस्कस करेंगे। खाली ये नहीं ये टिक टिक मारो, हाँ टिक मारो, नहीं वो चीजें नहीं। बच्चों आपका फ्यूचर, आपको बोले 80/80, आप मेरे क्लास को ध्यान से देखें और आपका आएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा जितना भी चीज हम बता रहे हैं, ठीक है? और अगर आपको समझ में आए धड़ाधड़ शेयर कीजिए, अभी बता रहे हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, तुरंत बताइए हमें, तुरंत बताइएगा, तुरंत, क्योंकि जितना चीज बताएंगे आगे वो प्रॉब्लम आने वाला है, वो सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट, अब यहां पॉइंट आता है, सर डायगोनल एलिमेंट क्या है? तो देखो बच्चों, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट होता है ऊपर से ही लेते हैं, इस साइड से नहीं लेना है, इस साइड से नहीं लेना है, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। डायगोनल एलिमेंट ये कहलाता है, मतलब अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, नंबर ऑफ रो को डिनोट करते हैं आई से और नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करते हैं जे से, टोटल नंबर ऑफ रो को डिनोट करते हैं एम से, टोटल नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करते हैं एन से। तो लेकिन हम यहाँ टोटल नंबर नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या, एकदम ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। जिस एलिमेंट का स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम पहले बात कर चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है उसको ही हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे आइए ये हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा, आइए आपको दिखलाते हैं कि इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा सेम है या नहीं है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा सेम है या नहीं है। आइए देखिए डायगोनल एलिमेंट कौन कहलाता है, मेरे साथ आइएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बताइए इस एलिमेंट का ऑर्डर एकदम पहले समझ लीजिए बच्चों, पहले समझना है, सवाल तो रखा हुआ है, बनेगा। अगर ये ना क्वेश्चन आकर के कुछ और पूछ दिया तो डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड, तब क्या कीजिएगा? पूरा क्लियर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। ये एक क्वेश्चन आपका एक रूप है, उसके बाद मजा लगेगा बनाने में, देखिएगा। तो बताइए इस एलिमेंट का ऑर्डर बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1। इस एलिमेंट का बताइए फर्स्ट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 2 2, होगा या नहीं होगा? इस एलिमेंट का बताइए कौन से रो पे है? थर्ड रो पे है। कौन से कॉलम पे है? थर्ड कॉलम पे है। देखिए इस तीनों एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा सेम है कि नहीं? देखिए, तो जिस एलिमेंट का स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। यहां भी देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट कौन है? हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं समझा रहे हैं, हम डायगोनल एलिमेंट समझा रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं समझा रहे हैं बच्चों, डायगोनल एलिमेंट समझा रहे हैं। बताइए ये अभी हम डायगोनल एलिमेंट का बात कर रहे हैं ना, बताइए ये हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा कि नहीं इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का? क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो तीनों एलिमेंट का ऑर्डर हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। बोलिए
फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में है, फर्स्ट सेकेंड कॉलम में है। फिर बोलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम में है। बताइए इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा सेम हुआ? अदरवाइज किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने वाला नहीं है, किसी भी एलिमेंट का। हम डायगोनल मैट्रिक्स समझा रहे हैं, इसके साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, सब आएगा। खाली आप एक बार समझ लीजिए डायगोनल एलिमेंट को। समझ में आया? बताइए इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन होगा? 4 0 9। या आपसे पूछा भी जा सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा और बोलेगा डायगोनल एलिमेंट बताइए, ये पूछा भी जा सकता है। इसका डायगोनल एलिमेंट कौन होगा? 2 3 4। तो इसका मतलब बताइए डायगोनल एलिमेंट कौन होगा हमारा? जल्दी बताइए। I इज इक्वल टू J। तो क्या कहता है डायगोनल मैट्रिक्स में फर्स्ट पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। फर्स्ट पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स तो यहां हमारा चारों है ना। अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स चारों ऑप्शन में है तो हम आते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट समझ गए बच्चों? जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। नंबर ऑफ रो को I से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को J से डिनोट करते हैं। तो जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कहता है कि डायगोनल एलिमेंट हमारा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स में? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। क्लियर है बात? क्या बोले? फिर से बोलिए। डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहला बात कि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और जो रेस्ट एलिमेंट बच जाएगा, तो जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसमें I और J का मान कभी भी इक्वल नहीं होगा। देखिए कैसे। आइए इसका ऑर्डर देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। बोलिए फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम? फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम। देखिए यहां पर भी सेकेंड रो बट फर्स्ट कॉलम। इसको देखिए सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम। इसका बताइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दें तो किसी भी एलिमेंट का हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा सेम नहीं है। किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा सेम नहीं है। यानी क्या? डायगोनल एलिमेंट के अलावे स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभ की संख्या समान नहीं होता है। तो क्या कहता है डायगोनल मैट्रिक्स? ध्यान से सुनिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए फर्स्ट केस। सेकेंड केस डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए और जो एलिमेंट रेस्ट बच जाएगा वो 0 होना चाहिए। जो एलिमेंट रेस्ट बच जाएगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जो एलिमेंट रेस्ट बच जाएगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डन। आइए देखते हैं। सर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है। रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए लेकिन नहीं है। खत्म। रेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0, लेकिन है नहीं। खत्म ये ऑप्शन। चलिए डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, यहां डायगोनल एलिमेंट 0 है। खत्म। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? हम एक क्वेश्चन लेकिन कितनी बातों को सीख रहे हैं। अभी वेट करें भी और सिखाएंगे। इसी डायगोनल से अगला कहानी सिखाएंगे। अगला चलिए। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन भाई साहब ये इन्होंने काम बिगाड़ दिया। बिगाड़ा कि नहीं? रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए लेकिन यहाँ 1 0 नहीं है। भाई कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा 1 मिनट, फ्लाइट मोड किए हैं कि नहीं? 1 मिनट, नहीं तो बहुत बच्चों दिक्कत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताते जाएं। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन में। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए, बिल्कुल। देख लीजिए जो रेस्ट एलिमेंट बचा है वो हमारा 0 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा।
ठीक है, बोलिए डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, और हमारा रेस्ट एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब देखिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स से आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी से देखिएगा एकदम, हाँ, आसानी से समझेंगे। स्केलर अदिश आव्यूह, ध्यान से जरा देखिएगा। आप की पॉइंट को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक साथ हम कई क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। लगेगा सर इतना देर में 2 ही ऑब्जेक्टिव आ गए, अरे वेट करो बच्चों, अरे खजाना खुला है, खजाना खुला है तो धीरे धीरे एक बार देखिए, हाँ नहीं, वो नहीं करना है ना, वो नहीं करना है। आपको चाहिए ना फुल मार्क्स, आपको ऑब्जेक्टिव में वेट कीजिए, जितनी बातों को बता रहे हैं आप कॉपी में नोट कीजिए, यहीं पे क्लियर कीजिए, जैसे आपको कोई भी बातें दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। मेरे साथ रहिए, हम यहीं पे कंप्लीट करवाएंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स में सिमिलर बात बोलता है भाई। क्या बोलता है? सबसे पहले हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स बोल दिए यार, डायगोनल एलिमेंट जो होगा, हिंदी लिख चुके वहां देखिए, डायगोनल एलिमेंट जो होगा I इज इक्वल टू जे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिस एलिमेंट का इक्वल होगा वही डायगोनल एलिमेंट होगा। लेकिन डायगोनल एलिमेंट हमारा इक्वल होना चाहिए। हम केवल ए लिखे हैं, मतलब ए का वैल्यू 1 है तो पूरा डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 2 है तो पूरा डायगोनल एलिमेंट 2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? अगर ए का वैल्यू 1/2 है, पूरा डायगोनल एलिमेंट 1/2 होना चाहिए। अगर डायगोनल का एलिमेंट -3 है तो पूरा डायगोनल एलिमेंट -3 होना चाहिए। इसीलिए हम ए लिखे हैं। क्लियर है? जबकि यहां पर क्या लिखे थे? नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए ना सब चलेगा। अगर देखिए यहां पे जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए देखिए, ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 2 0 0 0 -7। ये भी हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, रेस्ट एलिमेंट 0 है। लेकिन ये हमारा क्या नहीं है? स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल एलिमेंट जो भी हो वो सेम होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। और यहां लिख देते हैं क्या? आजा भाई, इतना हड़बड़ाना नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 होना नहीं चाहिए। जो भी होगा सेम होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। और रेस्ट जो हमारा बच गया, जो रेस्ट हमारा बच गया एलिमेंट जिसका I और J इक्वल नहीं होगा, वो 0 होना चाहिए। बोलिए सेम चीज है कि नहीं? डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है बताइए? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 के अलावे सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। बट स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा, बट जो भी होगा वो सेम होगा। जैसे ये एग्जांपल हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स का भी है। ये एग्जांपल क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए हमारा डायगोनल एलिमेंट सेम है। डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है। उसी तरह से और क्या, अगर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी हमारा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम ये लिख दें -3 0 0 0 1/2 0 0 0 √2, अगर हम इसको बोलें तो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, बट क्या है? अलग अलग है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? या फिर आप किसी एलिमेंट को आप सेम भी कर दीजिए। लीजिए ना, यहां पे 2 एलिमेंट को हम सेम कर दिए, -3 लिख दिए, लिख दिया ना, -3 लिख दिए। तो क्या डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है? ठीक है भाई, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम तो नहीं ना है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स ना होकर के ओनली क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बताइए? डायगोनल और स्केलर में आप डिफरेंस पता कर लीजिएगा।
डायगोनल में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। बट स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, ये बात तो सही है, बट जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम होगा। क्या बताइए, हमारा स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद आते हैं एक और बच्चों, एकदम यहां से चीजों को क्लियर कर लीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम तो सुना ही होगा। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, अच्छा धीरे धीरे सुधार देंगे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में चल रहे हैं। तत्समक आव्यूह, आप की पॉइंट लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखें और वीडियो को मिस नहीं करें। एक क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन, खजाना खुलेगा, सब में बटेगा। बांट दीजिए, जल्दी शेयर कीजिए, फटाक से, रुकना नहीं है, शर्माना नहीं है, शेयर कीजिए, एक ही काम कीजिए, बस इतना ही बोल रहे हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। खजाना खुला है भाई ऑब्जेक्टिव का स्काईलाइन में, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए तत्समक आव्यूह क्या कहता है, इसके बारे में सोचिए। यह भी कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट में क्या कहता है, डायगोनल एलिमेंट जल्दी बताइए, जो i इज इक्वल टू जे होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। बोलता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट बोला सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए बट सेम होना चाहिए, जो भी रहेगा सेम रहेगा, डन। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट तत्समक अवयव जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन केवल और केवल वन होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन के अलावे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और रेस्ट जितना भी एलिमेंट बच जाएगा वहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा, वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तीनों का डिफरेंस देखिए, एक साथ हम क्लियर किए। डायगोनल एलिमेंट, सब में डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, उसी का खेला है। अगर डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो नहीं है बट कुछ भी है तो डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन जो भी हो सेम हो, क्लियर है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो नहीं होगा, ये तो ठीक है, लेकिन केवल और केवल वन चाहिए। जैसा ये एग्जांपल देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट क्या है, वन है। डायगोनल एलिमेंट क्या है, वन है। उसी तरह से वन बाय वन में अगर हम बोलेंगे तो ये केवल वन, ये भी हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है, वन। रेस्ट एलिमेंट, सर भाई रेस्ट एलिमेंट है ही नहीं तो जीरो कहां से दिखाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट वन चाहिए, ठीक है। चलिए, और इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं आई से। किससे, आई से। तो क्या बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या बना लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम पूछ दे भाई एकदम क्लियर है। डायगोनल एलिमेंट समझ में आ चुका है, तत्समक अवयव, डायगोनल एलिमेंट मतलब विकर्ण का अवयव समझ में आ गया है। क्या बताइए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा टिक मारिएगा, जल्दी बता दीजिए बच्चों, आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा। चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो हमारा था ना, केवल डायगोनल नहीं, ये डायगोनल भी है, क्या है, डायगोनल भी है, उसके साथ स्केलर भी है, उसके साथ आइडेंटिटी भी है, तीनों है कि नहीं, बोलिए। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी हो सकता है, हमेशा, क्लियर है। चलिए, अपोजिट का बात नहीं कर सकते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन था देखें। अगले क्वेश्चन में बोलता है क्या, इस बार देखिए, ये मैट्रिक्स नहीं, जब सिमिलर लाइन होगा तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट एक नंबर होता है। कौन, हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है, मान निकलता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड या एसोसिएटेड क्या एक नंबर है।
तो हम सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं फटाक से। हम फर्स्ट रो से ही सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में सबसे पहले क्या साइन यूज करेंगे इसके लिए बताइए। यहां से आएंगे प्लस माइनस प्लस होगा। चलिए 5 के लिए प्लस, रो बंद कॉलम बंद, 2x माइनस 12, 2x माइनस 12। 3 के लिए हमारा स्पेशल साइन माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 जिस रो में है बंद कीजिए, जिस कॉलम में है बंद कीजिए, जल्दी बंद कीजिए फटाफट। जैसे बंद करेंगे तो -14, फॉर्मूला का -14 ये 18 हो गया। अब -1 के लिए पहले प्लस साइन, उसके बाद -1 जिस रो में है बंद, जिस कॉलम में है बंद, -42 फॉर्मूला का -9x इक्वल टू 0। अब बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या किए, फर्स्ट रो से एक्सपांड किए, तो बताइए यहां पर इसके लिए प्लस माइनस प्लस साइन यूज हो गया। अब जिस रो और जिस कॉलम से हम एक्सपांड करते हैं उसको बंद कर देते हैं, 2x माइनस 12, इसको और इसको बंद किए, -14 -18। फिर हम लोग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद किए, -42 -9x। बोलिए आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों बताइए फटाक से, जल्दी बताइए। 10x माइनस 60 आ जाएगा। यहां से बताइए जल्दी फटाफट। माइनस माइनस प्लस 42 माइनस माइनस प्लस 54। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें। माइनस माइनस प्लस 42 माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको कैलकुलेशन कर दिए, ज्यादा कुछ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व था। ये डिटर्मिनेंट है सर, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को देगा, वो वैल्यू कर दिए। इक्वल टू कितना दिया है 0। अब किसका वैल्यू निकालना है, x का ना। x वाले टर्म को एक साइड रखिए, बाकी सबको एक साइड ले जाइए। 10x प्लस 9x इज इक्वल टू, विदाउट x वाला -60 उधर चला गया, प्लस 60, 42 प्लस है, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस उस साइड जाएगा तो -84, प्लस 54 तो -54। बोले यहां से कितना आएगा 19x इज इक्वल टू, चलिए यहां ध्यान से देखिए, 60 में 54 चला जाएगा तो बचेगा 6, 84 में 84 किधर गया जी, हाँ 84 में 86 लिख दिए थे, अभी फिर गलती होता। 84 में ये 84 है माइनस में, यहां से आ गया आपका 6, कितना होगा 878 आया। अब इसको कैंसिल कीजिए जल्दी। ठीक है यहां तक, बोलिए। अच्छा ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? हाँ देख लीजिए एक बार, ये कैंसिल हो, ये खत्म, 2x माइनस 12, ठीक है, -3, हाँ 14, कहीं हो सकता है क्या, माइनस प्लस में भी दिक्कत हो सकता है, -14 और -18, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका यहाँ से -42 और -9x, 10x, 12 पंचे 60, माइनस माइनस प्लस 42, 18 तिया 54, माइनस माइनस प्लस 42, माइनस माइनस प्लस 9x, यहाँ से हो गया 10 और 9 19x, यहाँ से हो गया 42 और -60 और प्लस 54, तो -6 में 84 को माइनस कर देंगे तो उधर जाएगा तो ठीक है। 84 14 8 8 6 14 78 ये आएगा। अब इधर से क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, शायद ऑप्शन ना मिले, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। प्लस माइनस में 9x, नहीं यहाँ पे कहीं प्लस माइनस छूटा होगा, उसके कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो इस ऑप्शन को छोड़े, आप x के वैल्यू को देखें, आप ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो ऑप्शन को छोड़ दें, आप बनाने के तरीका को देखें तो क्या बना लीजिएगा, ये बोलिए आराम से लिख लेगा x का वैल्यू। चलिए सिर्फ डिटर्मिनेंट को क्या करना था, एक्सपांड करना था, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे
एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा एग्जाम में, आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा, एकदम आएगा मतलब आएगा। सर क्या करेंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे? ना रे बाबा, इस बार ये हमारा मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा है तो डिटर्मिनांट है। और डिटर्मिनांट क्या है? एसोसिएटेड है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? एसोसिएटेड है किससे? नंबर से। डिटर्मिनांट का वैल्यू निकलता है, हम इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालेंगे, ना कि इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनांट के वैल्यू को निकालना है, और इस डिटर्मिनांट के वैल्यू को निकालना है। हम मैट्रिक्स में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं, डिटर्मिनांट में नहीं। मैट्रिक्स में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं, डिटर्मिनांट में नहीं। तो आइए यहां पर जल्दी जल्दी इस डिटर्मिनांट को सॉल्व कीजिए। 4x फॉर्मूला का माइनस, डायरेक्ट कर रहे हैं, 4x फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस 4। आइए 3 फॉर्मूला का माइनस 0, तो क्या आ गया बोलिए? 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आएगा। फिर बोलिए x इज इक्वल टू माइनस 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हमारा? डी। यहां पर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल तभी होता है जब वो मैट्रिक्स होता है, लेकिन बच्चों ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनांट है। और डिटर्मिनांट का एक नंबर पे पॉसिबल है, एक वैल्यू पॉसिबल है, और वो हम वैल्यू निकाल लिए। क्लियर है बात? याद रखिएगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कब कीजिएगा? जब मैट्रिक्स हो। अगर डिटर्मिनांट है तो उसका हम वैल्यू निकालेंगे। क्या नंबर लूट लीजिएगा? अब बोलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? वीडियो को जल्दी शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ गया जबरदस्त क्वेश्चन, आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे। आई का मतलब नंबर ऑफ रो, जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको समझाने वाले हैं दो चीजें। एक हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक है। और एक आएगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। आज आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आओ, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ बनाइएगा, ठीक है। आइए मेरे साथ, क्या कहता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स? पहले उसका बेसिक समझते हैं। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आइए पहले बच्चों एकदम ना समझ लीजिए इसको। हम पहले बता चुके हैं, एक क्वेश्चन नहीं। हाँ, यही चीज देखिएगा, अलग चैनल में आपको क्या मिलेगा। हम किन्हीं का बुराई नहीं कर रहे हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। आपको जो क्वेश्चन है उसी को बताया जाएगा, हम नहीं। साइमेट्रिक को पहले जान लीजिए, उसके बाद बनाइए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हम पहले बोल चुके हैं, पिटारा देंगे, पिटारा। सर अभी तक आप 5 ही क्वेश्चन, अरे 5 नहीं, हम लोग बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। वेट कीजिए ना, अभी डिटेल से पढ़ रहे हैं। आगे का क्वेश्चन दे धनादन हम लोग मारने वाले हैं, ठीक है। वेट कीजिए थोड़ा सा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स मजा आ जाएगा बनाने में। समझ में आ रहा है? बिल्कुल हमें बताएं, समझ में आ रहा है हमें जरूर बताएं। और शेयर करना नहीं भूले बच्चों, आज मौका है, शेयर करते जाइए। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए बच्चों, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या कहता है? सबसे पहले साइमेट्रिक मैट्रिक्स में कहता है कि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहले क्या कहता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर है? अब उसके बाद सुनिए, अब उसके बाद क्या कहता है? एकदम ध्यान से यहीं पे समझना है, एकदम ध्यान से समझना है। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में सुने क्या है? साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में एकदम ध्यान से सुनना है, आपको हर एक चीज को बताएंगे एकदम ध्यान से। इस जगह पे स्क्वायर मैट्रिक्स साइमेट्रिक के लिए भी होना चाहिए और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब सुनिए, बोलता है क्या? डायगोनल एलिमेंट। क्या कहता है? डायगोनल एलिमेंट, एकदम ध्यान से सुनिए,
विकर्ण का अवयव, देखिए एकदम कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला बोलिए? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? जहां आई बराबर क्या हो? जे। आई बराबर क्या हो? जे। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें? साइमेट्रिक मैट्रिक्स में। किसमें? साइमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए हमें बल्ले बल्ले करना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट के अलावे जो एलिमेंट होगा, अब उसका कंडीशन सुनिए, जो एलिमेंट ए आई जे पे होगा सेम एलिमेंट हमारा ए जे आई में होना चाहिए। मतलब सर ए आई जे और ए जे आई का मतलब क्या हुआ हमें ये बताइए। ये ए हमारा एलिमेंट को बता रहा है, ए किसको बता रहा है? एलिमेंट को, और आई जे उसके ऑर्डर को, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को। मतलब देखिए ध्यान से, हमारा एक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझाते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, तब ए आई जे और ए जे आई का मीनिंग समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2 7 3 हो गया, 7 0 5 3 5 -1 लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले साइमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल, हटा दिए। ये डायगोनल एलिमेंट है ना। अब सबका आप ऑर्डर लिखिए, तड़ातड़ सबका आप ऑर्डर लिखिए, तड़ातड़ सबका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर बताइए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका बताइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बताइए इसका, इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका बताइए सेकेंड रो बट कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आज के बाद दिमाग से उतरने नहीं देंगे हम, ठीक है बच्चों? आज के बाद दिमाग से उतरने नहीं देंगे आपको, आप खाली बने रहिए। इसका बोलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका बोलिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सबका लिख दिए। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू, जो रहेगा रहने दो, हमें चलना है बस। चले यहां तक। अब चलने के बाद बच्चों क्या करना है? अब देखिए ये जो ए लिखे है ना, ये ए 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 5 3 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आई जे और जे आई का मीनिंग समझते हैं। जैसे यहां पर बताइए, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई का मीनिंग कितना है? 1। आई का मीनिंग कितना है? 1। और जे का मीनिंग कितना है? 2। अब बोलिए ए आई जे, तो आई का मीनिंग है 1, जे का मीनिंग है 2। अब बोलिए ए मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए, जो एलिमेंट यहां ए लिखा हुआ है वही एलिमेंट होना चाहिए। किस में? ए जे आई में, यानी इसका उल्टा, यानी 1 2 का उल्टा क्या होगा? 2 1। जरा 2 1 का देखिए, 2 1 का एलिमेंट सेम है, बोलिए सेम है या नहीं है? क्या आई जे और ए जे आई का मतलब समझ आया? जो एलिमेंट आई जे में होगा वही जे आई में होना चाहिए, वही एलिमेंट सेम सेम, चिन्ह भी अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए यहां पे समझाते हैं, फिर से देखिए यहां पर देखिए, आई का मीनिंग 1, जे का मीनिंग 3 है या नहीं है? इसका एलिमेंट कितना जल्दी बताइए? 3 है। अब इसको क्या बोला है? ए जे आई, यानी इसको पलट दीजिए, तो 1 3 का उल्टा क्या होगा बताइए? 3 1 3 1 ढूंढिए, यहां पर है ये 1 3, उसका उल्टा 3 1। देखिए दोनों एलिमेंट सेम है या नहीं है? सेम है या नहीं है? क्या ए आई जे और ए जे आई का मीनिंग समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? आगे चलिए फिर से, अभी भी नहीं दम मारेंगे। हाँ, अगला कौन है? ये बोलिए इस एलिमेंट को 2 3, 2 3 में कौन है? 5। तो 2 3 का उल्टा क्या होगा? 3 2। 2 3 का उल्टा क्या होगा जल्दी बताइए? 2 3 का उल्टा क्या होगा जल्दी बताइए? यहाँ 2 3 है ना, तो 2 3 का उल्टा क्या होगा? 3 2।
2 3 का उल्टा क्या होगा 3 2, और 3 2 में क्या चाहिए 5। आइए 3 2 ढूंढिए, टो 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 टो। देखिए तो 2 3 में जो था वही 3 2 में सेम एलिमेंट है। समझे ए आई जे और ए जे आई का मीनिंग, यानी कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है वही एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। जो एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है इसका उल्टा बोलिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में वही एलिमेंट होना चाहिए। चलिए अब एग्जाम्पल हम देते हैं, आपको तुरंत बताना है कमेंट करके कि ये हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है या नहीं है या नहीं है, बताइएगा। 0 -2 3 -2 0 5 3 5 और 0, ये लिख दिए। चलिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है बच्चों, बता दीजिए फटाफट फटाफट बताइए। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है, क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए -2 है, इसका ऑर्डर कितना जल्दी बताइए। फर्स्ट रो में है और कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का 2/1, तो 2/1 कौन है, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेम एलिमेंट है कि नहीं। ये बताइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, टो 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 टो, बोलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में सेम एलिमेंट है कि नहीं। इसका बताइए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका बताइए थर्ड रो सेकेंड कॉलम सेम है या नहीं है। क्या ए आई जे ए जे आई का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अगर हमारा कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो ये हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर नहीं है तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। चलिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे पहला कंडीशन बताइए। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे पहला कंडीशन, अगर हमें किसी मैट्रिक्स को एलिमेंट को देख करके बताना है तो कैसे बताएंगे। सबसे पहला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगला बात, लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, रेस्ट एलिमेंट को देखेंगे जहां पर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, यानी दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जब उसके ऑर्डर को पलटेंगे। क्लियर। अब देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या कहता है, आइए कंडीशन को देखते हैं। जब किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्त करते हैं और वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममिताव्यूह। अब बताइए साइमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, बनाइएगा कि नहीं बताइएगा। तो बोलिए इसमें से हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कौन सा कंडीशन है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ऑप्शन नंबर बी। ये क्यों नहीं होगा, बोलता है ए आई जे रेस्ट एलिमेंट 0, इससे नहीं होना चाहिए। ए आई जे ए जे जे, भाई बोलता है ए आई जे 1 होना चाहिए, इससे भी मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। क्या बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आ गया यहां पर किसके बारे में, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर। एकदम ध्यान से देखिएगा, किसके बारे में, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। जो बताएंगे यहीं पे क्लियर करेंगे। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स खजाना ही खजाना मिलेगा आज आपको, जो भी इस चीजों को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का जब कमेंट आता है ना बहुत खुशी मिलता है हमें। चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है, आप जब कमेंट के थ्रू बताते हैं बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर आप बताएं यहाँ भी कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आपको और जगह से और प्लेटफॉर्म से बेहतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमें ज़रूर बताएं। बिल्कुल पूरे वीडियो को पहले देख लें भाई, किसी का भक्त नहीं बनना है, पहले पूरे वीडियो को देखें और आप बताएं जहाँ पर आप देखे हैं क्या उससे बेहतर मिल रहा है कि नहीं। एक साथ हम लोग कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। एग्जाम है हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ का क्लियर करना मेरा काम है। हम आएंगे आपके साथ और आपको निभाएंगे। विषम सममिताव्यूह, पहला पॉइंट एकदम क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद यहां पे फर्क पड़ता है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट बोलता है, डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? यहां लिख देते हैं एक बार, I इज इक्वल टू जे को बोलता है डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो होना चाहिए। साइमेट्रिक में क्या बोला था देखिएगा, आप यहीं पे गड़बड़ कीजिएगा, यहीं पे गड़बड़ कीजिएगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो बच्चों, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह में डायगोनल एलिमेंट केवल और केवल जीरो होना चाहिए। यानी जब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा, हम पहले नोटिस करेंगे डायगोनल एलिमेंट पे। किस पर? डायगोनल एलिमेंट जीरो है कि नहीं। अगर डायगोनल एलिमेंट ही जीरो नहीं है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और उसके बाद जो रेस्ट हमारा ऑर्डर का एलिमेंट बच जाएगा, उसमें ए आई जे यानी कि जो एलिमेंट है वो माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस के साथ। दोनों नंबर हमारा सेम हो, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, बट अपोजिट ऑफ साइन। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस। देखिए यहां पर ए है, यहां पर ए का मीनिंग समझाए थे, दोनों एलिमेंट सेम होगा जब उसके ऑर्डर को भी चेंज कीजिएगा। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है बच्चों? बोलता है क्या कि नंबर हमारा सेम रहेगा लेकिन अपोजिट ऑफ साइन। अपोजिट ऑफ साइन का मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा। नंबर हमारा सेम रहेगा, 1/2 है तो 1/2 होगा, 7 है तो 7 होगा, नंबर सेम होगा। लेकिन अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा। सर जल्दी एग्जाम्पल दीजिए। अरे वेट करो, बहुत हड़बड़ा चुके हो बच्चों, खजाना अभी पिटारा खुला है, एक साइड से हर एक बात को क्लियर करेंगे, आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, वेट तो कीजिए। तो देखिए आपको अगर पहचानने के लिए कह दिया जाएगा किसके बारे में? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह के बारे में, तो आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। 0 3 -2 -3 0 7 2 -7 0 स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो है। एक केस सेटिस्फाई। सेकेंड केस, अब सेकेंड केस में सारे एलिमेंट का ऑर्डर तड़ातड़ लिख दो। बोलिए इस एलिमेंट का ऑर्डर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। लिख दिए। अब आइए ए आई जे को देखिए, आई जे देखिए 1 2, क्या देखे 1 2, 1 2 का अपोजिट बोलिए 2 1, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 तो दिखना चाहिए, लेकिन ये प्लस है तो किसके साथ? माइनस के साथ, अपोजिट ऑफ साइन। चलिए 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 है, नंबर सेम है, अपोजिट ऑफ साइन। बोलिए टोटो 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 टोटो। दिखा या नहीं दिखा? क्या आप समझ में आ रहा है बच्चों? आइए इस एलिमेंट के साथ आते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 1 3, 1 3 का उल्टा बोलिए 3 1। यहां पर क्या है एलिमेंट? 2, तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहां माइनस है तो अपोजिट ऑफ साइन +2 होना चाहिए। तो 3 1, 1 3 का उल्टा 3 1 को ढूंढिए, 3 1 यहां मिला। बोलिए ये -2 है तो क्या चाहिए? +2 भी मिला। बोलिए टोटो 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 टोटो। क्या ये भी सेटिस्फाई हो गया? बोलिए नंबर हमारा सेम चाहिए बट अपोजिट ऑफ साइन, और एलिमेंट के ऑर्डर को चेंज करके देखना है। ठीक है, आइए यहां पर देखिए, ये 2 3 है तो 2 3 का उल्टा क्या होगा जल्दी बताइए? 3 2। 2 3 का उल्टा 3 2, एलिमेंट 7। सर ये प्लस में है तो माइनस में चाहिए, अपोजिट ऑफ साइन। तो बोलिए 2 3 का उल्टा 3 2 ढूंढिए, 3 2 मिला। बोलिए ये +7 है तो -7 मिला, टोटो 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 टोटो। मिला या नहीं मिला? बता दीजिए। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल।
धोखा देने वाला एग्जाम्पल, धोखा देने वाला एग्जाम्पल। आइए हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल। 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 7। अब आप यहां गलती क्या कीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ गए हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ये बात आप समझे हैं कि नहीं समझे बता दीजिए। इसका ये होगा और इसका ये होगा, ये समझ चुके हैं। अगर आप डायगोनल एलिमेंट चेक नहीं करते हैं, एक बता रहे हैं आप गलती कहाँ कीजिएगा। अगर फर्स्ट आप डायगोनल एलिमेंट चेक नहीं करते, इसको मत देखिए, तो क्या देखिएगा, अपोजिट एलिमेंट -1 1 माइनस है तो प्लस, सही है, -2 +2 सही है, 3 -3 सही है। डायरेक्ट बोल देगा इसक्यू सिमेट्रिक, नहीं, गलत। सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट को चेक कीजिएगा। जब भी सिमेट्रिक का बात हो या स्क्यू सिमेट्रिक का बात हो, डायगोनल एलिमेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को चेक कीजिएगा कि डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 होना चाहिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट ये दोनों 0 है, लेकिन ये हमारा 0 नहीं है, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही फेल हो जाता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही फेल हो जाता है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यह डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। समझ में आया? तो सिमेट्रिक ये स्क्यू सिमेट्रिक हमारा ये नहीं है, तो सिमेट्रिक भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये -1 है तो ये भी -1 होना चाहिए जब Q1 है, तो ये नहीं सिमेट्रिक होगा और नहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये होगा केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो बताइए बच्चों, अब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया था। हम सिमेट्रिक के साथ साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 100% समझ में आया कि नहीं आया, हमें बता दें। क्या 100% समझ में आया कि नहीं? और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे बड़ा कंडीशन है जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और माइनस ऑफ वो मैट्रिक्स मिल जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिए थे ना बच्चों, उससे आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो आपको मैट्रिक्स ए ही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए समझ में आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो बनेगा। चलिए आते हैं, बोलता है क्या, अब आ जाए उस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आजा बच्चों, आजा बच्चों, इस बार देखिए ये हमारा डिटर्मिनेंट नहीं है जो वैल्यू निकालिएगा, ये दोनों हमारा मैट्रिक्स है। और जब मैट्रिक्स हमारा इक्वल हो, जब मैट्रिक्स हमारा इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा इक्वल होता है, यानी 1 - x जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 6 के। 2 ऑलरेडी 2 के इक्वल है, 18 ऑलरेडी 18 के इक्वल है, 6 ऑलरेडी 6 के इक्वल है। तो 1 - x किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो यहां से बताइए 1 - 6 -x उधर चला गया तो +x, तो बताइए x = कितना आया, -5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। नहीं आया समझ में सर? क्या कीजिएगा, यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा। हाय रे दादा, ऐसा गलती नहीं, गलती नहीं, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा और साथ ही उसका ऑर्डर भी हमारा इक्वल होना चाहिए। बताए कि नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन में आप मेरे बातों को सुनिए, हर एक क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट किसी से भी हो आप खुद देखिएगा। सर अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, छूटने वाला नहीं है। इसी बात में शेयर मारिए एक बार वीडियो को। चलिए आइए देखते हैं। अब बोलता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, भाई ये डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करने के लिए बताएं, तो अगर हम बताएंगे तो एक बात बताएं, आपका 3 मार्क्स भी गया, 2 मार्क्स भी गया, सब चला गया, सब चला जाएगा। हाँ बोलिएगा तो ट्रिक बता सकते हैं, बोलिएगा तो ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन अब ट्रिक नया सीखने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर ले। क्या होगा, चलिए फर्स्ट रो से ही ट्रिक कुछ नहीं सीखे, अगर ट्रिक सीखिएगा होचपोच होगा अभी इसको क्योंकि जो आदत बनाए ना उसी से आप स्पीड बना लीजिएगा। कुछ नहीं करना था, 2 रो को इधर, 2 कॉलम को उधर लिख देना था, बारी बारी से सब कर देते, बट हटाइए उस ट्रिक को, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। साइन बोलिए प्लस माइनस प्लस, लिख दिए। चलिए 3 के लिए 0
इधर से 0 -10, 1 के लिए -1 इंटू रो कॉलम बंद 15 -4, 7 के लिए प्लस बोलिए 25 -0। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। जो ऑप्शन होगा टिक लगाइएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपका जो है वही सही है, कर लीजिएगा। R1 से एक्सपांड नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा कि ऑब्जेक्टिव नंबर फलना, इसका हम बताएंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया। फिर धोखा ना हो जाए आपसे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। बोलता नहीं है आप रोड में जब चलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सिमिलर है सावधानी हटल नु तो दुर्घटना घटबे करी। इस बार हमार मैट्रिक्स ना लागे, ये हमार डिटर्मिनांट लागे, तो बनी के कर से डिटर्मिनांट से, यानी इस बार हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल नहीं करना है। तब सर क्या करना है? इस बार हमें ये डिटर्मिनांट है तो डिटर्मिनांट को सॉल्व करना है, उसके बाद x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आइए यहां से देखते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू ये 36 माइनस 36, ये दोनों गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 36 का वैल्यू 6। अगर केवल x का पॉजिटिव वैल्यू बोलता तो हमारा ए ऑप्शन होता, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। समझ में आया बच्चों? अगर पॉजिटिव x का पॉजिटिव वैल्यू बोलता तो ओनली 6 आंसर होता, नेगेटिव बोलता तो -6 होता, लेकिन कुछ नहीं बोला है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या समझ में आ गया बच्चों कि नहीं आया? समझ में बता दीजिए हमको, आया या नहीं आया। चलिए चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब बोलता है ओहो बब्बा हुई लो, किसके बारे में बोला जा रहा है जल्दी बताओ। अब डायरेक्ट हम सीख चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह। बताइए अभी डिस्कस किए हैं बच्चा लोग, अभी डिस्कस किए, गर्दा उड़ा दीजिए। न होगा, ये सममित आव्यूह होगा, विषम सममित यहां है। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई। बोलिए सेम एलिमेंट बट अपोजिट ऑफ साइन, जब हम लोग अपोजिट ऑर्डर लेंगे। बोलता है क्या? ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी डैश। तो देखिएगा यहां ध्यान रखिएगा, ए प्लस अगर बी डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, तो क्या होता है ए डैश प्लस बी डैश। सारा प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक साथ, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए छूटना नहीं चाहिए। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और अगर ए इंटू बी ट्रांसपोज बोलता है तो होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, अपोजिट। तो बोलिए ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, होगा या नहीं होगा? अगला देखिए प्रॉपर्टीज, जब किसी मैट्रिक्स के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, कि हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और हम एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, तो के हमारा बाहर हो जाएगा और केवल ए का ट्रांसपोज होगा। कांस्टेंट हमारा बाहर हो जाएगा और केवल मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा। और लास्ट आप यहां याद रखें, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। हम ट्रांसपोज के बारे में बच्चों बहुत डिटेल से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम बताए हैं, आप जाके देखें, आपका किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़े हैं। एक बात बताएं, ध्यान से सुनिए, एक बार आपको हम बता देते हैं आपका हम प्रिपरेशन कैसे करवाएं, एकदम सटीक। सेक्शन अभी ए चल रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव। आइए सेक्शन बी एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम बताए हैं। जो मेरे क्लास को करेंगे उसका 80 में 80 आएगा बच्चों, मेरे बातों को सुन करके फिक्स है। इसमें आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, टोटल कितना 8, बट हमें जवाब कितने का देना है 6 का, 2 मार्क्स यानी कि 12 मार्क्स मिलेगा आपको। हम सबसे पहले वीडियो में हम बना चुके थे, तो यहां पर हमें 8 में से 8 क्वेश्चन आपको बताएं, 8 में से 8 क्वेश्चन बताएं।
फिर आए थे सेक्शन सी में, यहां भी 8 क्वेश्चन दिया रहेगा जो 3 मार्क्स का रहेगा, बट 6 क्वेश्चन ही को बनाना है, ये 18 मार्क्स का है। यहां पर भी आपको 8 का 8 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। आपको जो टॉपिक लगेगा छाट के एकदम पढ़ लीजिए, छाट के 6 एकदम 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा अगर करना है तो आएगा। उसके बाद सेक्शन डी में टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, जवाब देना है 4 क्वेश्चन का 5 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स यहां से आएगा। और आपको 4 का 4 क्वेश्चन बताया और वही 4 क्वेश्चन आएगा। अगर मेरे चारों क्वेश्चन को आप देख चुके हैं, इसीलिए ऐसा समय है कि आप स्पेशल आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का बताने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सब बता सकते हैं, लेकिन अभी पिक टाइम है। हम आपको जब लास्ट में 3 मॉडल सेट सॉल्व करवाएंगे बच्चों, लास्ट में जब 3 मॉडल सेट सॉल्व करवाएंगे लाइव आकर के एकदम, तो उस समय आपको प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी। लेकिन अभी हमें फोकस करना है एग्जाम को लेकर के, तो हमारा 4 क्वेश्चन जब वही आने वाला है तो क्यों ना फोकस करें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। सारा चीज आपको हम बता चुके हैं, अब आपका ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लें। तो ये हमारा आ गया क्या, ट्रांसपोज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, आता है अल्टरनेट ईयर, आता है एग्जाम में, ये आ भी चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें इसको। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। सारा प्रॉब्लम आपके बीच बोलता है क्या, एक हमारा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। बोलता है क्या इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आइए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट 1 2 4 3, याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे सर, मैट्रिक्स एक क्या बताता है, एलिमेंट के अरेंजमेंट को, मैट्रिक्स वैल्यू को नहीं बतलाता है, मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स वैल्यू को नहीं बताता है, मैट्रिक्स केवल एलिमेंट के अरेंजमेंट को बताता है, सजावट को बताता है। एक मिनट, मैट्रिक्स केवल एलिमेंट के सजावट को बताता है, बट डिटर्मिनेंट वह वैल्यू को बतलाता है। किसको बतलाता है, वैल्यू को। कैसे निकालेंगे बताइए, 1 इंटू 3 3 माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू -5 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये ऑप्शन गलत। जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया ही नहीं तो ए इनवर्स कैसे डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब बताइए ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो आइए हम सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और बोलता है डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। 5 मार्क्स में लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किए थे, वहां बताएं, वहां पे बताए हैं बच्चों। तो बताइए बच्चों, क्या डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया, नहीं, यानी कि ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता तो हमारा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता। दोनों का मीनिंग तो सेम ही है हमारा, भाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा तो हमारा ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, बट डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया है क्या, नहीं, -5 आया है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करेगा, घुमा के दिया रहेगा। आप बोलिएगा जाम मास्टर आप तो बतेबे नहीं किए, ऐसा नहीं बोलना है, हम पूरा बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। आइए, बोलता है इफ ए बी द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, बोलता है क्या कि जो हमारा मैट्रिक्स बी जो है ना वो ए का इनवर्स है। तो कंडीशन क्या कहता है, जरा सुनिएगा, इनवर्स में ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये कहता है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या किसी इनवर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अब क्या कहता है, बी जो है वह इनवर्स है ए का, मतलब ए इनवर्स कौन है हमारा, बी। अब बताइए क्या है ये, बी ए इनवर्स हमारा कितना दिया हुआ है, बोलिए बी, और ये क्या है ए, तो बताइए ए बी और बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई। होगा कि नहीं, याद रखिएगा, ए बी ए इनवर्स ही बोला है ना, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी बी क्या है हमारा, इनवर्स है किसका, ए का, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या दिया है, बी। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, जरा बता दीजिए बच्चों, हमेशा आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, और आई जब आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो याद रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर पे आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी तो भी आइडेंटिटी मिलेगा। याद रखिएगा इसको, आइडेंटिटी पे पावर क्यूब कर दीजिए तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, दसवां का भी मिलेगा। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वही जो आइडेंटिटी के साथ जो मल्टीप्लाई है ना, वही मैट्रिक्स मिलेगा। हम जितना भी चीजें लिख रहे हैं याद रखिएगा, सारा अगर इससे बाहर जाएगा तो कहिएगा। एक एक चीज का हिसाब लेंगे बच्चों, ठीक है, एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। अपने दोस्तों को बोल दीजिए आ जाओ जुड़ जाओ इसका लाइन में, सारा क्वेश्चन इससे आने वाला है। इसके बाद यहां भी एक आएगा क्या? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्या होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमारा होगा। ये प्रॉपर्टी सब, और हम बताएंगे अभी एक और सारा चीज बताएंगे। एक और क्या? एक आएगा और क्या? ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए इज इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब ना याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा वही मैट्रिक्स मिलेगा। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, उसके बाद ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको आगे मिले या ना मिले इसको की पॉइंट पे रखिए और यही याद कीजिए, आगे आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसा करके जाइए, एकदम फिक्स क्वेश्चन है बच्चों, आएगा मतलब एग्जाम में आएगा। जल्दी बताइए, ए मैट्रिक्स ए उसका ये मैट्रिक्स है, ये एम बाई एम एन ऑर्डर का है, सेट टू बी साइमेट्रिक ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। कहां पर है? साइमेट्रिक का मतलब बताइए, सममित आव्यूह ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, अभी बनाए थे। चलिए, जब हमारा थ्योरी बेहतर हो ना तो हमें दिक्कत नहीं होता है। अब वही क्वेश्चन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए? ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है क्या? फिर से आजा भाई, वही क्वेश्चन है। बोलता है मैट्रिक्स रिपीट हो गया है, आई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी, बी हमारा क्या इनवर्स है किसका? मैट्रिक्स ए का, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एकदम क्लियर है। आइए, बोलता है क्या? ए फलना बी चिलना, बोल दो जल्दी, आओ बनाते जाओ। ए फलना बी चिलना, और बोलता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो व्हाट इज लेमडा? लेमडा वैल्यू क्यों हो? तो सर कैसे बनेगा? ऐसा क्वेश्चन तो आप नहीं बताएं, आप लोग को बताए भले ना हो लेकिन तरीका बताए हैं। क्या बताएं दोस्त? जो लिखा है ना उसको लिख दो। क्या लिखा हुआ है बोलो? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। लिख देते हैं ए स्क्वायर, बताइए फटाक से। ए क्या है? दो बार मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्डा 0 1 1। क्या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आता है? और कितना है? बी 1 0 2 1। क्या हम बोले बच्चों? क्या आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आता है? अगर नहीं आता है तो मैट्रिक्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जाएं और जाकर के पहले देख लें। हम हर एक चीज को बताए हैं, पूरा एक्सप्लेन करके हम ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के बारे में बताएं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को लेते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को। हम यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएं। हम अब वीडियो बना चुके हैं, आप 2 मार्क्स के प्लेलिस्ट में जाएं और मैट्रिक्स के क्लास को करें, डिटर्मिनेंट के क्लास, मैट्रिक्स के क्लास को करें। वहाँ पे देखिए एकदम डिटेल से बताए हैं और इतना आसान मेथड कि कभी भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, रो और इसका कॉलम, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर 0 + 1 खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म, सेकेंड कॉलम में लैम्डा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया।
अब सेकेंड रो 1 इंटू लेमडा लेमडा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे इधर नीचे 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए और इधर क्या है बताइए 1 0 2 1 आ गया। तो बताइए ये दोनों मैट्रिक्स अब क्या हो गया इक्वल। हाँ बताइए बच्चों दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब ऑर्डर सेम हो, बिल्कुल सेम है और उसके साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो आइए हमारे पास यहाँ देखिए लैम्डा स्क्वायर, क्या पॉजिटिव वैल्यू ऐसा कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। चलिए 0 0 की इक्वल है लैम्डा प्लस 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 2 और 1 1 के इक्वल है। तो बताइए यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब आइए लैम्डा का 3 वैल्यू है, चलिए सेटिस्फाई करेंगे, सभी जगह पे हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू पहले प्लस 1 लेते हैं, तो 1 रखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 आएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 आया कि नहीं आया बताइए। 1 रखने पर यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हुआ, यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हुआ, यानी एक वैल्यू 1 मिला। अब बताइए 1 दोनों में है ना, एक वैल्यू 1 मिला। अगला क्या रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर -1 मिलेगा, लेकिन -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 2, यानी लैम्डा का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ -1 रखने पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। यहाँ -1 रखिएगा तो 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है 2। तो बोलिए लैम्डा का कौन से वैल्यू को रखने के बाद हमारा ये मैट्रिक्स इक्वल हो रहा है, 1 को रखने के बाद कि -1 को रखने के बाद। तो मेरा जवाब आएगा 1 को रखने के बाद, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इक्वल हुआ, 1 प्लस 1 2 इक्वल हुआ, यानी लैम्डा का वैल्यू हमारा -1 ना होकर के केवल और केवल क्या होगा 1 होगा। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, -1 नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा 1 होगा। चलिए बताइए ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एकदम बिंदास बनाना है। बोलता है क्या, इफ ओमेगा इज ए कम्प्लेक्स क्यूब, कोई एक समित संख्या का क्यूब है ओमेगा, रूट ऑफ यूनिटी, देन ए मैट्रिक्स। बोला हाउ मैट्रिक्स की जगह बताओ। बोलता है क्या, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। हम चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मतलब सममिताव्यूह। बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी है हम नहीं देखेंगे, क्लियर। सबका ऑर्डर सजाइए, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो में है, सेकेंड कॉलम में है। साइमेट्रिक बोला है, डायगोनल मैट्रिक कुछ, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है। बंद कर दिए। आइए जो 1 2 में है सेम एलिमेंट 2 में होना, 2 1 में होना चाहिए, है या नहीं है बताइए। सही हो गया। जो हमारा 1 3 में है वही एलिमेंट 3 1 में होना चाहिए, जो एलिमेंट 1 3 में है वही हमारा 3 1 में है या नहीं है बताइए। जो एलिमेंट 1 3 में होना चाहिए वही एलिमेंट इसका उल्टा 3 2 में होना चाहिए, बताइए है या नहीं है। यानी ये मैट्रिक्स हमारा कैसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल एलिमेंट हमारा कुछ भी रहे साइमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर का हमारा जो एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए। हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं, अपोजिट ऑर्डर का जो एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1 1 सेम मिला, साइमेट्रिक। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं हुआ हम बताए थे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में कहा गया था डायगोनल एलिमेंट नन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, और रेस्ट एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन रेस्ट एलिमेंट जीरो भी नहीं है। जीरो भी नहीं है, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट जीरो तो नहीं है, ये बात सही है, लेकिन रेस्ट एलिमेंट जीरो नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अगला चलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममिताव्यूह में हम बोले थे कि पहले डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो होना चाहिए, सर डायगोनल एलिमेंट जीरो ही नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। क्या बताइए, नन ऑफ दिस तो खत्म। क्या समझ में आया ये। चलिए डायगोनल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, लेकिन रेस्ट ऑल एलिमेंट हमारा जीरो होना चाहिए।
जो कि ऐसा नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट पहले 0 होना चाहिए और वही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त। अगर 2 मार्क्स के ना कोई मेरे वीडियो को ध्यान से देखा है ना, वो तुरंत जवाब देगा। है तो कोई तुरंत जवाब दे के दिखाओ, तुरंत दिखाओ, ठीक है? एकदम देखिए, हर एक चीज को बताएंगे, जबरदस्त। 1 मिनट, कहीं वीडियो पॉज तो नहीं हो गया? नहीं चलेगा, अभी कुछ देर देखते हैं, शायद बैटरी मोबाइल का डिस्चार्ज हो जाए। फ़ोन से ही बनाते हैं दोस्तों, तो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा ना तो शायद आगे का नहीं बना सकेंगे वीडियो, ठीक है? फिर अगले क्लास में हम कवर कर देंगे जहाँ तक होगा। सिर्फ आप बने रहिए और मज़ा आए ना, अगर समझ में आए ना बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए। हम बस आपके कमेंट के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए, कमेंट के भूखे हैं। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है, दूसरा कंडीशन ये है कि आप अपने दोस्तों के बीच ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके फ्यूचर के साथ साथ आपके फ्रेंड का भी फ्यूचर बन सकता है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और सीधा बोलिए, बिना वीडियो देखे स्किप ना करें, ठीक है? ऐसा नहीं मिलने वाला है। आजा बोलता है कि एक मैट्रिक्स है ए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, ठीक है? एक अनदर मैट्रिक्स के बारे में हमसे पूछ रहा है, एक अनदर मैट्रिक्स के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है? और हम अनदर मैट्रिक्स क्या बोला गया है? बी के बारे में। बोलता है इस बी का हम ऑर्डर क्या लेंगे जिसके लिए ए बी भी पॉसिबल हो जाएगा, ए बी भी पॉसिबल हो जाएगा और साथ ही साथ बी ए भी पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिए, हम जैसे तैसे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम सारा चीज बताए थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। हम जैसे तैसे ना 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ना फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारा कॉलम टोटल कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है? और सेकेंड मैट्रिक्स का रो। अरे भाई डायरेक्ट सेकेंड मैट्रिक्स लिख दिए। टोटल रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहले अवयव के कुल पंक्तियों की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के कुल पंक्तियों की संख्या अगर समान हो, अगर क्या हो? समान हो, तो ही दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का टोटल कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का टोटल रो अगर इक्वल होता है तो ही 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें बताना है कि मैट्रिक्स बी हम कैसा ले कि ए बी भी पॉसिबल हो जाए और बी ए भी पॉसिबल हो जाए। तो हम पहले किसके बारे में सोचेंगे? हम पहले ए बी के बारे में सोचेंगे, फिर बी ए के बारे में सोचेंगे, फिर सारा कैलकुलेशन निकाल देंगे, ठीक है? आइए जरा देखते हैं, आइए जरा सा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जल्दी बताइए? m/n। सेकेंड मैट्रिक्स का हम लेते हैं ऑर्डर m/n ही लेते हैं। ले लिए दोस्तों। अब देखते हैं क्या इस दोनों मैट्रिक्स का पहले ए बी पॉसिबल है कि नहीं, ए बी पॉसिबल है कि नहीं। तो ए बी के लिए हम पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे। तो बोलिए ए बी कब पॉसिबल होगा, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कब कर सकेंगे? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है? n, बोलो n, और सेकेंड मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो बताइए यहां n और m इक्वल है, यानी कि ये वाला ऑप्शन का कहानी खत्म। क्लियर? आइए फिर से, क्यों ये ए बी पॉसिबल नहीं हुआ बताइए? इसीलिए ए बी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। यहां पर कॉलम हमारा n है, यहां पर कॉलम हमारा m है, रो हमारा m है, तो ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है।
इसीलिए यहां पर ए बी पॉसिबल नहीं होगा। आइए फिर से ए बी को चेक करते हैं। ए का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका है m बाई एन। अब बी का बोलिए ऑर्डर क्या लेते हैं, एकदम बिंदास। बी का ऑर्डर n बाई एम, n बाई एम। अब चेक कीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम देखें फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो हमारा इक्वल है, यानी ए बी पॉसिबल हो गया। हो गया तो क्या खाली ए बी पॉसिबल होने से चल जाएगा, बी ए भी तो चाहिए ना। तो आइए अब पहले बी को लिखिए। बी का ऑर्डर क्या लिए हम लोग यहां, n बाई एम, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, m बाई एन। अब बताइए बी ए पॉसिबल होगा, तो बी ए पॉसिबल होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो बताइए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम m और सेकेंड मैट्रिक्स का रो m दोनों इक्वल है कि नहीं, यानी बी ए भी पॉसिबल होगा। क्या होगा, बी ए भी पॉसिबल होगा। तो यानी हमारा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर m बाई एन है, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर n बाई एम होता है, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यानी ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। याद रखना है बच्चों, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का टोटल कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का टोटल रो इक्वल हो। टोटल रो क्या हो, इक्वल हो। इसीलिए जैसे अब तीसरा ऑप्शन चलते हैं, ए बी के लिए सारे ऑप्शन पे डिस्कस कीजिए, सारे ऑप्शन पे बताइए। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना ऑलरेडी दिया हुआ है, m बाई एन। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हम ले लेते हैं n बाई एन, ले लिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ए बी के बारे में। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए, सेकेंड मैट्रिक्स बी। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम n है, सेकेंड मैट्रिक्स का रो n है, इक्वल हो गया। चलिए यानी ये पॉसिबल हो गया। अब चलते हैं बी ए की ओर। तो पहले बी को लिखेंगे। बी का ऑर्डर हम लोग कितना लिए हैं, n बाई एन, और ए का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है m बाई एन। तो बताइए क्या बी ए पॉसिबल होगा, चेक करते हैं बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम n है और यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स का रो m है, इक्वल नहीं है, यानी बी ए पॉसिबल नहीं होगा। क्या बच्चों हम एक ऑप्शन को लेकर के नहीं चल सकते हैं ना, हमें सारे चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो बताइए बच्चों, समझ में आया। अब आइए लास्ट देखते हैं ऑप्शन को। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है ऑलरेडी, m बाई एन। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना ले लेते हैं, m बाई एम, ले लिए। तो बताइए पहले ए बी लिखे हैं, तो ए और बी क्या पॉसिबल होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है n, सेकेंड मैट्रिक्स का रो है हमारा m। क्या ए और बी, ए इंटू बी ही पहले पॉसिबल होगा। जब ए बी ही पॉसिबल नहीं होगा तो बी ए का कहाँ बात करेंगे, n और m इक्वल नहीं है। तो केवल और केवल हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, जब हमारा बी का ऑर्डर कितना हो, n बाई एम हो। क्या बताइए, बेसिक क्वेश्चन तगड़ा था कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कि नहीं आया, कि आया, सारा चीज बताइए। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का टोटल कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का टोटल रो हमारा क्या हो, इक्वल हो। आपके सामने देखिए, हम सारा की पॉइंट को लिखेंगे, सारे की पॉइंट को लिखेंगे ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लें, हमें जरूर बताएं। इसका वैल्यू निकालने बोला है, डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला का माइनस, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। खत्म। चलिए ये सब बन जाए क्या सर, ये क्वेश्चन बना चुके हैं, इसको नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाएं। प्लस माइनस 6 रिपीट हुआ है। आइए अब अगला बात एकदम पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n माइनस 1। और जहां
जो n है वह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। और ये मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और ये जो हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ही हम डिटर्मिनेंट का बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कैसे निकालेंगे, आइए मेरे साथ। एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट a टू दी पावर n माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट a, n का वैल्यू बताइए, 3/3 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3 है। 3/3 है, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना है, 3 है। तो बताइए यहां से हमारा एकदम मजे के साथ बताइए क्या होगा, 3 - 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a स्क्वायर। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे दनादन शेयर, रुकना नहीं है, गर्दा मचा देना है, ठीक है। आने दो, कहाँ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आता है, जहां आएगा वहीं जाके फरिया लेंगे, जहां आएगा वहीं फरिया लेंगे, ठीक है ना। आइए, क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा है तो कंफ्यूज करते हैं आप लोग बार बार, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं बनाएंगे, इसका वैल्यू आपको निकालना है, नहीं एकदम हम छुएंगे ही नहीं। अगर नहीं ये बनता है तो छोड़ दीजिए आप, मैं एग्जाम देना छोड़, नहीं एग्जाम देना है, वो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, एकदम है तगड़ा, एकदम तगड़ा क्वेश्चन। अब आइए, तगड़ा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे पूछेगा कि a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, k कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर हमारा जो n होगा ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर ऑफ क्या होगा, मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो फिर से n का वैल्यू क्या होगा, ये 2/2 है ना, तो ये n का वैल्यू होगा 2, n का वैल्यू कितना होगा 2। तो क्या पूछा है, जरा ध्यान से सुनिए, k ऑफ डिटर्मिनेंट a का वैल्यू पूछा है ना, तो बताइए k, n का वैल्यू कितना है हमारा 2, 2/2 का है तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट a। देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a पूछा जा रहा है या ये पूछा जा रहा है, ये आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। देखिए आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। हमारे पास हर एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आइए अब देखते हैं, बोलता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया ना, ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब होता है 3/3। जब स्क्वायर मैट्रिक्स बात बोले तो ऑर्डर 3 का मतलब होता है 3/3, यानी n का वैल्यू हमें यहां मालूम है 3। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a पूछा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। बताइए 3n का वैल्यू कितना है बच्चों, n का वैल्यू कितना है 3 इंटू डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है 5। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपका जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अभी फॉर्मूला बताए थे ना, k टू दी पावर n, n क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी जो बताए थे, सिमिलर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, बट अंतर क्या है, इस बार हमें वैल्यू दिया है डिटर्मिनेंट a का वैल्यू और k के जगह पे 3 लिख दिया है। एग्जाम में आता है बहुत जोर, बहुत जोर एकदम आता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपके बीच। अब बोला गया है क्या निकालने के लिए, माइनर उप सारणिक निकालने बोला है, किसका, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, सॉरी फर्स्ट बोलते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का। सेकेंड रो में आइए, ये हो गया सेकेंड रो, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो को बंद कीजिए और थर्ड कॉलम में कौन आ रहा है 1, इस 1 का आपको उपसारणिक निकालने बोल रहा है, किसका, 1 को। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बोलिए ये हमारा सेकेंड रो है और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम किसका, इसका निकाल रहा है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को बंद करके जो डिटर्मिनेंट आएगा क्या आएगा बताइए, 5 3 1 2, ये हो गया। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 10 - 3 इज इक्वल टू 7।
ये हो गया उपसारणिक। अगर आपको ना निकालने के लिए कहा था कोफैक्टर, यानी कि सहखंड, तो देखिए कितना आसान होता, कुछ नहीं, सेम निकाले थे, यही होगा कोफैक्टर। बट आप इसको ऐड कीजिए, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है बताइए। 2 + 3 को ऐड कीजिए, ये ऑड है या इवन है? सर ऑड है, आगे लगा दीजिए माइनस। अगर इवन रहता तो प्लस। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? ऑड रहेगा तो एक आगे माइनस लगाना है, और अगर इवन रहेगा तो प्लस। ये क्या निकालने के लिए बोलता? कोफैक्टर। सेम लिख देगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, जो भी प्रॉब्लम को हम बना रहे हैं, बोलता है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट उससे एसोसिएट एक नंबर है, उससे जुड़ी एक संख्या है। वर्ग आव्यूह तो है, लेकिन उससे जुड़ी एक संख्या है। बोलता है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट ए मैट्रिक्स। देखिए ये बोल दिया नंबर एसोसिएट ए मैट्रिक्स, लेकिन इस मैट्रिक्स के जगह पे इसको वर्ड यूज करना था स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स बोला नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। क्लियर है? ये भी ऑप्शन खत्म। अगला क्या बोलता है? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो नंबर से एसोसिएट क्या है? एक वर्ग आव्यूह है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या देता है? एक संख्या देता है, किसका? वर्ग आव्यूह का। किसका दोस्त? वर्ग आव्यूह का। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? एकदम एक चीज को याद रखना है, क्या? डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो एक वैल्यू को देता है, केवल वैल्यू को देता है, ये बोलेंगे तो ये गलत है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे तो भी ये गलत है। बोलना हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों के एक साथ, नंबर भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स का वो नंबर है। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसमें क्या बोलता है कि Aij इज ए कोफैक्टर ऑफ Aij। ये हमारा जो पूरे नंबर, इस पूरे डिटर्मिनेंट को Aij से रिप्रेजेंट किया गया। तो बोलता है क्या Aij एक कोफैक्टर है, ठीक है, किसका? Aij ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये किसको? कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सहखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अवयवों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ डेल, डेल मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यानी कि देखिए सब जगह एलिमेंट और कोफैक्टर यूज किया गया है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स का एक्सपांड हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, कोफैक्टर का यूज करके करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे देखिए ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो भी है, हम इस डिटर्मिनेंट का अगर हम क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, किसका यूज करके? कोफैक्टर का यूज करके। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस रो या किस कॉलम से एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कोफैक्टर का यूज करके एक्सपांड कर रहे हैं, किसका? R1 R2 नहीं लिखेंगे, किसका? कोफैक्टर। तो हम लिखते हैं एक्सपांडिंग ऑन R1। R1 का मतलब दोस्त फर्स्ट रो। बोलिए फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है? फर्स्ट रो में क्या है? A11, जिस ऑर्डर का एलिमेंट उसी ऑर्डर का कोफैक्टर, जिस ऑर्डर का एलिमेंट उसी ऑर्डर का कोफैक्टर यूज कर लीजिएगा। फिर प्लस अगला एलिमेंट क्या है? अगला एलिमेंट क्या है? A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। फिर से यही हो गया डेल का वैल्यू। फिर बताइए अगला एलिमेंट क्या है? A13, जिस ऑर्डर का एलिमेंट उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? फिर से आइए, अगर हम करते हैं इसको एक्सपांड करते हैं, R2 से विस्तार कर रहे हैं, सेकेंड रो से विस्तार कर रहे हैं, किससे? सेकेंड रो से। सेकेंड रो में क्या है एलिमेंट बताइए? डेल का वैल्यू बता रहे हैं, A21, 21 है उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। प्लस अगला एलिमेंट क्या है? A22, उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। अगला एलिमेंट क्या है? 23, उसी ऑर्डर का
कोफैक्टर। समझे या नहीं समझे? जिस ऑर्डर का हम एलिमेंट लेंगे उसी ऑर्डर का कोफैक्टर लेंगे। क्लियर है? आइए सेकेंड और लास्ट बताते हैं। एक्सपांडिंग ऑन R3, थर्ड रो से विस्तार करने पर। सर रो ही केवल होगा क्या? नहीं भाई, कॉलम से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो? कॉलम से भी हम बता रहे हैं। आइए ना, डेल का वैल्यू बंद कीजिए इसको। आ गए इसमें, बताइए A31 उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। अगला बताइए A32 जो एलिमेंट उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। फिर बताइए A33 उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। ये हम लोग किससे एक्सपांड किए? रो से। तो सर कॉलम से नहीं एक्सपांड हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम कॉलम से भी कर सकते हैं। एक्सपांडिंग ऑन C1, हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम को बंद कर दो। घबराने वाली बात क्या है भाई? तो डेल का वैल्यू निकालो। बोलो क्या है? A11 उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। अगला क्या है? A21 उसी ऑर्डर का कोफैक्टर है। अगला बताइए A31 उसी ऑर्डर का कोफैक्टर। अब एक चीज और नोटिस कीजिए। क्या नोटिस कीजिए? जब हम R1 से हम एक्सपांड कर रहे हैं यानी फर्स्ट रो, तो सब जगह देखिए फर्स्ट रो फिक्स है। रो देखिए हमारा 1 ही है। चेंज क्या आ रहा है? कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जब सेकेंड रो से एक्सपांड कर रहे हैं तो देखिए रो हमारा सेकेंड फिक्स है कि नहीं? चेंज क्या हो रहा है? कॉलम। सिमिलर देखिए थर्ड रो से, तो थर्ड रो हमारा फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है? कॉलम। जैसे ही हम कॉलम से एक्सपांड किए तो देखिए आपका कॉलम, बाद वाला कॉलम ना, देखिए कॉलम हमारा फिक्स है, फर्स्ट कॉलम फिक्स है कि नहीं? तो चेंज क्या हो रहा है? रो। यानी कि जब हम रो से एक्सपांड करेंगे तो रो हमारा फिक्स रहेगा, कॉलम चेंज होगा। और जब हम कॉलम से एक्सपांड करेंगे तो कॉलम हमारा फिक्स रहेगा, रो चेंज होगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ? ये दोनों तो सेम ऑर्डर नहीं है, खत्म। A11 ये 11 है, ये गलती से लिखा है A11, ठीक है। यहां गड़बड़ है, यहाँ ये 11 है दोस्त, ये गलती से लिखाया है, ये ऑर्डर नहीं है, खत्म। जिस देखिए यहाँ पर ये किससे एक्सपांड हुआ है? तो फर्स्ट कॉलम से। देखिए कैसे? कॉलम सब जगह देखिए फिक्स है, हर कॉलम कितना है? 1, यानी फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड हुआ है। देखिए और साथ ही साथ जिस ऑर्डर का एलिमेंट उसी ऑर्डर का कोफैक्टर है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोला गया है क्या? 3/3 ऑर्डर का n का वैल्यू हो गया 3, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 5, n का वैल्यू 3 -1, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अभी मस्त क्वेश्चन अभी बाकी है, अभी तो मजेदार सब क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। हम समझ सकते हैं आप बोर हो गए होंगे, होने दीजिए ना। खजाना चाहिए कि नहीं? खजाना चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। जब तक जमीन को खोदते नहीं जाइएगा, कि सब मिट्टी सबको हटाइएगा नहीं, कैसे खजाना मिलेगा? वेट तो कीजिए। और कुछ क्वेश्चन है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलता है क्या? व्हाट टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, बट जो हमारा ऑपोजिट ऑफ ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए और साइन भी ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। तो आइए इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है बताइए? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसका कितना है बताइए? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए एलिमेंट सेम है बट अपोजिट ऑफ साइन है, तो ये हमारा नहीं होगा। एलिमेंट साइन थीटा ठीक है, बट ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। लेकिन साइमेट्रिक क्या कहता है? सेम एलिमेंट चाहिए। हम डायगोनल एलिमेंट को ध्यान नहीं देंगे बट सेम चाहिए। विषम सममित स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सर स्क्यू साइमेट्रिक हो जाएगा? नहीं बच्चा,
हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बोले हैं पहले डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, खत्म हो गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, ये लाम्बिक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, एक नया चीज आया, आपको कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं मिला होगा, अब आएगा मजा, ये भी खत्म। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बतलाते हैं। लाम्बिक मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, बोलता है जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जब एकदम जबरदस्त सब क्वेश्चन है, अब खत्म होने वाला है और कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख ले खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से बाहर गया ना तो कहिएगा, कैलकुलस का भी किसी का भी क्वेश्चन बाहर जाएगा तो कहिएगा। जबरदस्त तरीका से डील कर दिया है बच्चों। अगले क्लास में, आज तो शायद देखते हैं जहां तक हो पाएगा, फिर अगले क्लास में हम लोग किसका कंप्लीट कर देंगे, क्या चैप्टर 5 और 6 का। उसके बाद सेकेंड बुक में एक क्लास इंटीग्रेशन का, बाकी खत्म हो जाता है एक क्लास में, आराम से हम कंप्लीट करेंगे। आप ध्यान से देखें, एक बार देखें, यहीं पे क्लियर करें। सुने बच्चों, बोर हो गए ना, होइए, बोर होइए, और बोर होकर के अगर छोड़िए, ये एक ही क्लास कर लेते नंबर 6 आ जाता। ठीक है, टाइम वो हम कितना टाइम में बना रहे हैं, अगर आप लोग जान जाइएगा तो हालत खराब हो जाएगा। अभी टाइम रात का कितना हो रहा है, ठीक है, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। छोड़िए, खैर कितना भी टाइम हो जाए कोई फर्क नहीं, हम आपके लिए अवेलेबल है। आ जाइए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है, लाम्बिक आव्यूह कहता है कि जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो आइए, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स मिल गया। अब इस मैट्रिक्स का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज के साथ। तो हम इसके रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। आइए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया। आइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका रो इसका कॉलम, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर रो इधर कॉलम, एक और कॉलम है कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस, लिख दिए। आइए, फिर अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया, अब सेकेंड रो का साइन थीटा कॉस थीटा, आगे बढ़ेंगे तो बोलिए प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, फिर बोलिए सेकेंड कॉलम के साथ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 0 0 1। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला बच्चों? तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए, जबकि नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। एकदम ऑप्शन पे डिस्कस कीजिएगा ना, तो एक साथ 4 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक साथ कितना, 4 क्वेश्चन, यही आपको हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इतना सारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसी को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इतना रात हो चुका है, कुत्ता का भी आवाज आने लगा। तो बोलता है क्या, ध्यान से सुनिए, यदि एक हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका स्क्वायर करते हैं और वही मिल जाता है, तो ए स्क्वायर को अगर हम ए को 2 बार मल्टीप्लाई और ए ही मिलेगा, ये केवल और केवल किस में होता है, तो भाई हम आपको बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे पावर कितनों दे दीजिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये ए हमारा क्या होगा जरा बताइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तस्मक आव्यूह।
बाकी किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो सेम मैट्रिक्स नहीं मिलता है, वो अलग अलग मिलता है। तो केवल और केवल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के बारे में हम कह सकते नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर पे डिपेंड नहीं होता है, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर यहाँ पे डिपेंड नहीं होने के कारण इसको हम छोड़ देते हैं। तो केवल और केवल क्या लिखेंगे इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा 2 by 2 का, हम नहीं बनाएंगे, बता चुके हैं। क्या बता चुके बताइए, के ऑफ डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू के टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनांट ए। के का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 3 और n का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, सब दिया हुआ है। के का वैल्यू कितना है 2 है, n का वैल्यू भी 2 है और डिटर्मिनांट ए का भी वैल्यू बट 3 है। रख के बना लीजिएगा इसको, आपका काम है। चलिए अगले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ना, जितना ज़्यादा कीजिएगा। बोलिए ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, बता चुके थे, बी इनवर्स ए इनवर्स, पता ये अभी आपको बनाना है, ये अभी हम बताए थे, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसको बनाइएगा। बोलिए यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या होगा, तो आइए जरा बताइएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो पूछ रहा है क्या ए इनवर्स क्या होगा। तो एक बात हमें जवाब दीजिए, सर क्या जवाब देंगे, जवाब ये देना है कि दो मैट्रिक्स का अगर हम यहाँ पर देखिए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए, तब ना आई मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब बताइए तो हम क्या पढ़े थे, जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होगा तो ही आइडेंटिटी मिलेगा। एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा छोड़ के आ जाइएगा, लेकिन हम सारा चीज आपको हम बता चुके रहेंगे, तब तक छोड़ेंगे सब गोल। बोलेगा जा बब्बा क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, वीडियो को जरा सा ना देखा, पता नहीं, छुच्छे चले जाइएगा, एकदम छुच्छे मारे जाइएगा, हम यही बोलेंगे। चलिए आइए यहाँ देखिए, तो हम क्या जानते हैं जरा बताइए, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, और हम क्या जानते हैं जब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ही आइडेंटिटी मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम देखें तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलता है। तो आइए कंपेयर कीजिए, ए के जगह पे ए है और ए इनवर्स के जगह पे भी ए है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए इनवर्स का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए इनवर्स का काम कौन कर रहा है, तो जल्दी बोल दो, ए इनवर्स का काम कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंपेयर कर लीजिए ना, ए के जगह पे आई के जगह पे भी आई, तो ए इनवर्स के जगह पे काम कौन कर रहा है, जल्दी बता दीजिए, ए, इसलिए ए इनवर्स हमारा क्या होगा, ए होगा। लॉजिक समझ में आया। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, यहां से हम कंपेयर कर लिए, तो बताइए जैसे हम कंपेयर किए तो बताइए ए इनवर्स का काम कौन कर रहा है, खुद ए कर रहा है, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ए। चलिए बोलता है क्या, अगर हमारा डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 हो जाए तो हम जानते हैं क्या कि अगर जब भी डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होगा तो उसका व्युत्क्रमणीय संभव नहीं है, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और व्युत्क्रमणीय को बोलते हैं नॉन सिंगुलर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। ठीक है, अगर डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाता है तो वह अव्युत्क्रमणीय यानी उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। जब इन्वर्स कब पॉसिबल होगा, जब डिटर्मिनांट ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। हम ये पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। चलिए अब खत्म हो गया, यहां से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट का क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है बच्चों। अब हम लोग अगले क्लास में जो देखेंगे कैलकुलस का सबसे फर्स्ट कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन का,
फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो अगले वीडियो को भी मिस नहीं कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको कवर करेंगे, अगर हो सके तो इंटीग्रेशन तक भी कवर कर देंगे। ठीक है, आप हड़बड़ाएं नहीं, हम जो भी चीज़ आपको क्लास में बताएंगे हम यहीं पे याद करवा देंगे आपको, अगर आप मेरे क्लास को स्किप ना करें तो बच्चों, अगर आज का आप पूरे वीडियो को देखे हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अब आप निफिकिर हो जाइए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव के क्लास में। आप इंतज़ार कीजिए और मज़ेदार क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।